वेलकम टू फिजिक्सिफाइड एंड लेट्स बिगिन अवर गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आज की कहानी शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स का दूसरा सेशन है ये। काइनेमेटिक्स जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है। कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी सीक्वेंसिंग को लेके, तो ये हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है। मेजर यूनिट है ये और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें हम करने वाले हैं जो पूरी फिजिक्स इंक्लूडिंग योर 11th एज वेल एज 12th बैकबोन है। कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग और वेक्टर्स पढ़ेंगे जो पूरी फिजिक्स की बैकबोन है। अगर बढ़िया से सीख ली तुमने तो पूरी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो हम लोगों ने बात की थी काइनेमेटिक्स की। पिछला सेशन जरूर देखें, उसके बाद ये सेशन कंटिन्यू करें। अगर आपने नहीं देखा है पिछला सेशन तो गो टू यूट्यूब, टाइप फिजिक्सिफाइड सेशन 1 काइनेमेटिक्स एंड यू विल गेट योर फेवरेट चैनल। आपको अपना चैनल मिलेगा, आपको ये सेशन मिलेगा। उसे देखने के बाद फिर ये सेशन कंटिन्यू करें। तो हम लोग बात कर रहे थे पैरामीटर्स की कि मोशन के पैरामीटर्स क्या हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात जो निकल के आई थी, जो बहुत एक मेजर क्रक्स जो निकल के आया था, जो मेजर एक बात निकल के आई थी कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। और मोशन की स्टडी के लिए हमने एक मैथमेटिकल टूल एज्यूम किया था, डिफाइन किया था, दैट वाज frame of reference. Frame of reference is a mathematical tool. ये जो सबसे पॉपुलर, बहुत पॉपुलर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे, that is the XYZ, that is the Cartesian coordinate system, rectangular coordinate system. और इसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन is denoted by the numbers x, y, z. और अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, देन वी से दैट फॉर दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर इनकी पोजीशन नहीं चेंज होती देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके बाद अगले हम पैरामीटर की बात करें। अगला जो पैरामीटर है हमारा वो क्या है? अगला पैरामीटर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके होगे तुम लोग क्लास 9th में, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई मोशन हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। ये पोजीशन है यहां और ये चेंज हो गई यहां। तो जो पहले पोजीशन थी, जो इनिशियल पोजीशन कहते हैं उसको, जो पहले पोजीशन थी, जो शुरुआत में पोजीशन थी, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन। और उसके बाद पोजीशन ये हो गई तो इसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। क्या कहते हैं बोलो? उसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, अनगिनत। न्यूमरस वेज कैन बी देयर, न्यूमरस वेज कैन बी देयर, न्यूमरस वेज, अनगिनत रास्ते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के। तो ये जो अनगिनत रास्ते हैं, इन रास्तों की लंबाई जो होगी, जो रास्ता हमने तय किया उस रास्ते की जो लंबाई होगी, माइंड दिस वर्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन initial and final position is known as distance. क्या कहलाती है? जो असली रास्ता हमने तय किया है, जो एक्चुअल रास्ता हमने तय किया है। मन है, टाइम फालतू है तो लंबा रास्ता तय करेंगे, घूम के जाएंगे, डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। जैसे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता है, टीचर ने कह दिया जाओ वो सामान ले आओ, स्कूल में हर नल पे पानी पियोगे, सबसे लंबे रास्ते से जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? तो वो जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ, उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिस्टेंस। और जो इकलौता रास्ता होगा, एक यूनिक पाथ होगा, यूनिक। और यूनिक किस मायने में होगा? शॉर्टेस्ट होगा। तो द यूनिक शॉर्टेस्ट पाथ, mind it, the unique shortest path between the initial and final position
इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पता होगा तुम्हें कि जो एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस जो हमने कवर किया उसकी जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस, और जो हमारा शॉर्टेस्ट और यूनिक पाथ है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इकलौता होगा ये, इकलौता रास्ता होगा ये। तो इस रास्ते को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आ गई? बोलो। और कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर लेते हैं। बहुत सी बातें तुम इसमें से जानते होगे। पहली बात जो तुम्हें डेफिनेशन की फॉर्म में समझ में आ गई कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, यूनिक शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। कोई शक बोलो नहीं है? बहुत सुंदर। अब जरा इसे कंपेयर कर लेते हैं। पता होगी तुमने बहुत कंपैरिजन किया होगा क्लास 9th में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन पॉइंट 1 हो गया, छोड़ देते हैं उसको। एक्चुअल पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट, यूनिक शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बहुत ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर्स हम अलग से डिस्कस करेंगे, तब मजे के साथ फील करेंगे वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स क्यों हैं और वेक्टर्स कैसे हैं। तीनों चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यूनिक है तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगी, और डेफिनेट डायरेक्शन में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। बात समझ आ रही है? चलो, वेरी गुड, बहुत सुंदर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा? देखो, ओ से चले, ए पे गए, ए से वापस आए ऊपर, और ओ से वापस आ गए बी पे, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। मान लो ये 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, तो 5 गए, 5 आए 10, फिर 5 इधर गए 15, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? ओ से ए पे गए, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, ए से ओ पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर, ओ से बी पे चले गए, डिस्प्लेसमेंट -5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 भी होगा, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा। क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। और देखो, और एक छोटी सी बात, डिस्टेंस जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले से ही शॉर्टेस्ट है। माइंडेड? क्या बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? डिस्प्लेसमेंट पहले से ही शॉर्टेस्ट है, इसलिए डिस्टेंस और छोटी नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या बराबर होगा। छोटी छोटी बातें पता होंगी तुम्हें। एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा बच्चों वाला कर लेते हैं, उसके बाद अगले पैरामीटर पे आएंगे। देखो, तुमने करा होगा इसको, बहुत बार किया होगा क्लास 9th वगैरह में, कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे जा रही है। कहां जा रही है? सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ पे जा रही है, उसका रेडियस 7 मीटर है। रेडियस कितना है? 7 मीटर। ये उसकी इनिशियल पोजीशन सेंटर ए से चलना शुरू करा, ए से बी पे पहुंच गया, डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। बी से सी पे पहुंच गया, डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। डी पर आ गया, डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, और फिर वापस ए पे आ गया, डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। और एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 चक्कर लगा दिए, 3.5 रिवॉल्यूशंस, 4.5 रिवॉल्यूशंस, लाइक दैट। करा होगा तुमने, बहुत करा होगा। तो देखो भैया, पहली बात, ए से बी पर जा रही है बॉडी। तो अगर हम बात करें इसकी, किसकी? डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया सर्कमफ्रेंस पे, बोलो किया कि नहीं किया? पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। ये 1/4 है, बोलो है कि नहीं? तो 2 पाई आर का 1/4 मतलब 2 पाई आर अपॉन 4, तो ये हो गया पाई आर अपॉन 2। कोई शक? वैल्यू रख लोगे, आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हो जाएगी? पाइथागोरस लगा दोगे आ जाएगी। बोलो ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कोई शक? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो क्या 7√2 हो जाएगा? बोलो कोई शक? इसी तरीके से ए से सी पर आ गए, ए से सी पर आ गए तो डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 14 मीटर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरीके से ए से डी पे आ गए तो डिस्टेंस कितनी हो गई? बोलो पाई आर प्लस पाई आर बाई 2 मतलब 3/2 पाई आर। बोलो होगी कि नहीं होगी? और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऐसे ही वापस ए पर आ गए, वापस ए पर आ गए तो डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने किए होंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग और जब सेशन लेंगे। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके फटाफट। तो पोजीशन हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो रास्ता, एक्चुअल रास्ता जो होता है वो डिस्टेंस, और जो हम शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर सम मैथमेटिकल रीजंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें ये नहीं बताएगा कि बॉडी ने एक्चुअल कौन से पाथ से ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट टेल अस दैट कि बॉडी एक्चुअली किस रास्ते से होकर गई। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट बिकॉज इट इज यूनिक एंड इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन फिर भी हम मैथमेटिकल रीजन से उसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर मतलब तीसरा पैरामीटर क्या है? तीसरा पैरामीटर है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो हैं तो मजबूरी है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी भी दो हो गए। क्या है? देखो ये अब मोशन कितनी तेज हुआ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो चेंज हुआ, बॉडी की पोजीशन में जो चेंज हुआ, हाउ फास्ट द चेंज हैज टेकन प्लेस। कितना तेज हुआ चेंज, कितना जल्दी हुआ चेंज। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा इन दोनों टर्म से, इन दोनों पैरामीटर से। कौन से दोनों? स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। The distance traveled by the body, the distance covered by the body per unit time is known as speed. यूनिट हो जाती है इसकी, स्केलर क्वांटिटी है ये भी, और यूनिट हो जाती है इसकी मीटर पर सेकेंड, मतलब हाउ मेनी मीटर्स इन 1 सेकेंड। या बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, यानी हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 1 आवर। और जिसने जितने ज्यादा किलोमीटर्स 1 घंटे में तय किए, जिसने जितने ज्यादा मीटर 1 सेकंड में तय किए, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा है, मतलब वो उतनी तेजी से पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज। मतलब अगर किसी बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर उसकी पोजीशन चेंज होगी, 2 सेकंड में 10 मीटर्स होगी, 3 सेकंड में 15 मीटर्स होगी, एंड लाइक दैट। इट इज चेंजिंग पोजीशन एट द रेट ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड, एंड दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्पीड इज। यही स्पीड का मतलब है। बात समझ में आ रही है? अब डिस्टेंस का काउंटर पार्ट, वेक्टर पार्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर देते हैं, वेक्टर इसका काउंटर पार्ट हो जाता है। क्या जाता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, ऑलमोस्ट वही डिफरेंसेस स्पीड और वेलोसिटी में है। एज इन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नेवर बी जीरो, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, but velocity can be positive, zero as well as negative, because displacement is like that. Is that clear?
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो स्पीड जो है वो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितने कम टाइम में होगा, बॉडी की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है हमारा, काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम लोग, जिसकी वजह से कैलकुलस की जरूरत पड़ी। कैलकुलस जो हम अगले सेशंस में लेकर के आएंगे, सेशन 3 में या सेशन 4 में, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। ये स्पीड और वेलोसिटी कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो 2-3 टाइप के, 4 टाइप्स के तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड। लेकिन जो सबसे कायदे के जो 2 हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे हम स्पीड की बात करें और चाहे हम वेलोसिटी की बात करें, तो 2 आएंगे इसमें, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या अंतर है? क्या अंतर है? देखो भैया, एवरेज का मतलब है ओवरऑल, ओवरऑल, और इंस्टेंटेनियस बना है इंस्टेंट से, बस एक पल, बस एक पल। कैसे? देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे बरेली से दिल्ली जाना है, जा सकता हूं, तुम भी जा सकते हो, और बरेली से दिल्ली की दूरी मान लेते हैं 150 किलोमीटर, और मैं गाड़ी ड्राइव करके 3 घंटे में बरेली से दिल्ली पहुंच गया। तो बताओ मेरी स्पीड क्या मानोगे तुम? मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, सॉरी, मेरी स्पीड क्या होगी? मेरी स्पीड तुम बता दोगे कि भैया सर अभी आपने फॉर्मूला बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम सर निकालेंगे 150/3, और ये क्या आ जाएगी? बोलो, ये आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। क्या इसका मतलब क्या है? क्या तुम घर से जब गाड़ी लेके निकलोगे तो कसम खा लोगे कि मीटर की सुई 50 से चिपकी रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रास्ते में कोई भी आ जाए, चाहे तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ जाए, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए? क्या 50 से सुई चिपका करके, क्या स्पीडोमीटर की निडल 50 पे चिपका के गाड़ी चला सकते हो? क्या कसम खा के गाड़ी चला सकते हो कि 50 से ना नीचे आने दूंगा ना 50 से ऊपर जाने दूंगा? क्या ऐसे दिल्ली पहुंच पाओगे तुम? या ऐसे दिल्ली पहुंचे होगे क्या तुम? बोलो। नहीं, उड़ा नहीं सकते किसी को। कभी हाईवे आया होगा, कभी खाली रोड आई होगी तो तुम्हारी स्पीड 110 भी गई होगी, और कभी जाम में तुमने 10 में भी गाड़ी चलाई होगी, कभी तुमने रास्ते में गाड़ी रोक करके चाय भी पी होगी। बोलो पियोगे कि नहीं पियोगे? मतलब ये जो 50 किलोमीटर पर आवर तुमने निकाला है, दिस 50 किलोमीटर पर आवर एक्चुअली gives you an overall idea। ये तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया दे रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी तुमने 3 घंटे में तय करी, मतलब ऑन एन एवरेज तुमने जो गाड़ी ड्राइव की है, that can be assumed as 50 किलोमीटर पर आवर, that comes out mathematically as 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव किए, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुमने माता रानी की कसम खा ली कि मैं 50 से सुई ना नीचे आने दूंगा ना 50 से सुई ऊपर जाने दूंगा, मैं गाड़ी 50 पे ही चलाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितने भी लोगों को रास्ते में उड़ाना पड़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन gives you an idea about the overall rate of motion, शुरू से लेके आखिर तक का। इसको कैलकुलेट भी हम आखिर में ही करेंगे। इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं इसको? एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ, लिख लेना अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो, बैठना चाहिए तुम्हें, नोट्स बनाने चाहिए,
शुरू कर देने चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं अगर तुम 11th में हो और तुम ये लेक्चर्स देख रहे हो तो यू आर रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू आर रियली ब्रिलियंट एंड यू हैव थॉट इन योर माइंड कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है 12th के बाद। तो बढ़िया से करते चलो, फॉलो करते चलो इसको, जितना काम ये कर रहे हो इसको नोट्स प्रॉपर बनाते चलो इसके। और कोई भी प्रॉब्लम हो पुट द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, आई विल कम टू इट, मजा आएगा तुम। तो कहने का मतलब यह है कि एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है ये? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एक पल की स्पीड है, किसी एक पर्टिकुलर पल की स्पीड है। मतलब जैसे मान लो अगर मैंने 7 बजे सुबह चला मैं घर से, तो मैं 10 बजे पहुंच गया दिल्ली। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भैया 8:02 पे आपकी स्पीड कितनी थी? व्हाट वॉज योर स्पीड एट 8:02 AM, या और थोड़ा सा 8 hours 2 minutes and 58 seconds, इतने बजे आपकी स्पीड कितनी थी? और छोटे माइन्यूट डिटेल्स भी हो सकते हैं और माइन्यूटली हम टाइम को बांट सकते हैं। इस पर्टिकुलर पल पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? अब हमने कोई स्पीडोमीटर रिकॉर्ड तो किया नहीं था, स्पीडोमीटर हमने देखा तो था नहीं उस समय। तो ये जो स्पीड आएगी, जो तुम्हारा स्पीडोमीटर शो करता है, स्पीडोमीटर तुम्हारा एवरेज स्पीड नहीं शो करता। अगर तुम्हारा स्पीडोमीटर एवरेज स्पीड शो करता होता तो लास्ट में शो कर देता कि अच्छा जब आपने गाड़ी बंद की, हाँ भैया अभी तक चले तुम, कितना चले? 200 किलोमीटर चले। कितनी देर चले? 5 घंटे चले। तो एवरेज स्पीड तुम्हारी 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देता। स्पीडोमीटर लास्ट में ही काम करता, पूरे मोशन में काम नहीं करता, उसकी सुई ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होती। तो वो जो स्पीडोमीटर है दैट टेल्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो जो स्पीडोमीटर बताता है वो क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमको निकालनी है स्पीड, किसी पर्टिकुलर पल पे निकालनी है हमें स्पीड, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब पल की कोई डेफिनेशन तो है नहीं कि पल कितना बड़ा हो सकता है। पल तो पलक झपकते ही हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो पल की डेफिनेशन के लिए, पल को डिफाइन करने के लिए क्या किया फिजिक्स वालों ने? तो पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड को लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अरे भैया बात समझ में आ रही है? और पल को हम डिफाइन करते हैं, मतलब पल इतना छोटा कि हमारी पलक झपकते ही जो टाइम गुजर जाए वो है पल। तो उस पल को हम कह देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड कैलकुलेट की जाएगी, इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड कैलकुलेट की जाएगी, उस स्पीड को कहेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। दैट स्पीड विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अंतर समझ में आ गया दोनों में? एवरेज स्पीड क्या है? जो पूरे मोशन का आइडिया देगी, शुरू से लेकर आखिर तक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बताएगी, दैट इज एवरेज स्पीड। और अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, किसकी बात करें? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब इतने कम टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की बॉडी ने, अपॉन जो टाइम लगा वो कितना भी हो सकता है। वो 0.1 सेकेंड हो सकता है, वो 0.01 सेकेंड हो सकता है, वो 0.00001 सेकेंड हो सकता है। तो वो जो टाइम होगा, वो उस उतने से टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, उस स्पीड को हम कहेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको हम कहेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। और इसको हम मैथमेटिक्स में, या जिसको हम कैलकुलस कहने वाले हैं, आगे चल करके इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो ये आ जाता है dx अपॉन dt। क्या आ जाता है ये? dx अपॉन dt। d रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, तो dx अपॉन dt कहते हैं इसको। इसी को कैलकुलेट करने के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कोई अर्थमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना था। इसी dx अपॉन dt के लिए हमें कैलकुलस की डिस्कवरी करनी पड़ी, जो हमारे जीनियस, जो हमारे थे सर आइजैक न्यूटन ने की डिस्कवरी कैलकुलस की, और जो हम सीखेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हें? तो एवरेज स्पीड क्या हुई? एवरेज स्पीड हुई टोटल डिस्टेंस अपॉन
total time taken. Or instantaneous speed is the average speed calculated for infinitesimally small time interval. ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसके लिए बुक्स में एक बड़ा खतरनाक नाम यूज करते हैं, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल का डिक्शनरी मीनिंग तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका तुम मतलब याद रख लो, हद से ज्यादा छोटा, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटा, टेंडिंग टू 0। तो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में जो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है दैट इज द एवरेज स्पीड कैलकुलेटेड फॉर इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, जिसे रिप्रेजेंट कर देते हैं dx अपॉन dt से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? dx अपॉन dt से। और इसी के लिए हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, कोई भी नॉर्मल मैथमेटिकल रूल से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आ गया एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? सच बोलना, बिल्कुल फील हो गया अच्छे से? एवरेज स्पीड फुल टाइम, फुल मोशन का आइडिया देगा। लास्ट में कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और किसी भी एक पल के लिए 7:55 पे निकालनी है, 9:59 पे निकालनी है, तो वो जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय योर स्पीडोमीटर। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी दैट इज dx अपॉन dt। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मजा आया आज के सेशन में? अभी हम एक्सेलरेशन लेकर के आएंगे अगले सेशन में, कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड, इस पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड। और उसके बाद हम लेकर के आएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, जिसकी मदद से इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे और उनको निकालने का तरीका सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला है, और ये बैकबोन है फिजिक्स की। कैलकुलस का जो सेशन होगा उसके बाद वेक्टर्स होंगे हमारे। काइनेमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ 12th ईयर, तो बढ़िया से पढ़ना, मजा आएगा। फीडबैक देते रहना कमेंट बॉक्स में, लाइक करते रहना इसको, मजा आएगा। दैट विल मेक मी मोटिवेटेड। शेयर करो इसे ज्यादा से ज्यादा, जितने भी बच्चे उसे शेयर कर सकते हो, सो दैट इट विल हेल्प दोज चिल्ड्रन इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे फिजिक्सिफाइड and keep playing the game of concepts. God bless you.